खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से आज इतवार का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज की सुबह जब आपके सामने आए हैं 23 मार्च को, तो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आपको पल पल का अपडेट करें। अपडेट न सिर्फ हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर से करेंगे, बल्कि अपडेट आपको करेंगे दुनिया भर की खबरों से। आपको मशरिक़ वस्ता से लेकर दुनिया भर की दीगर खबरों से बाखबर ज़रूर करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहेंगे 10 बजे तक। 9:45 का वक्त होगा जब हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। आखिरी 12-13 मिनट हम आपके साथ देंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जब अपने मसाइल, अपने मामलात हुकूमत की नज़र करें तो हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने और मसलों का हल करें। फ़िलहाल आप याद रखिएगा, अगर आप बैरून रियासत, बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं तो तब भी आप गुलिस्तान न्यूज़ की ट्रांसमिशन, जेके 24/7 की ट्रांसमिशन को बराबर देख सकते हैं। आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ज़रूर आइएगा, जहाँ पर लाइव नशरियात भी चलती हैं। वहाँ पर हर पल का अपडेट भी आपके साथ रहते हैं और वहाँ से आपका और हमारा रिश्ता और रब्ता और भी मजबूत होता है, जहाँ से आप हमें फीडबैक करते हैं कि देश दुनिया के मज़ीद हालात किस तरीके की है और कौन सी खबर हमसे छूट रही है। ये प्यार, ये मोहब्बत ज़रूर हमारे साथ बांटना शुरू कीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का पहला पड़ाव हिस्ट्री ऑफ द डे। आज क्या कुछ है, चंद अहम वाक़यात आपके सामने रखेंगे आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज भी बने रहने के लिए। एतवार का दिन है, छुट्टी ज़रूर है, लेकिन खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला इस प्रोग्राम के जरिए जारी रहेगा। शुरुआत हो रही है तो हिस्ट्री ऑफ द डे फॉर्मेट के मुताबिक आपके सामने रखें। आज मार्च की 23वीं तारीख है, साल 2025। 1931 में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बरतानवी हुकूमत ने उस वक्त लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी और इन तीनों की याद में, जिनने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के दौरान अपनी जानें तल्फ की या कुर्बान की, इन तमाम को याद करते हुए आज मुल्क के अंदर शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। 2012 में सचिन रमेश तेंदुलकर बैनुल अक़वामी क्रिकेट में 100 सेंचुरियां बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने। 2003 में आज के दिन तकरीबन 22 बरस कबल भारत को 125 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने 2003 का वर्ल्ड कप जीता। वेंडरर्स साउथ अफ्रीका के अंदर ये फाइनल मुकाबला आज के दिन खेला गया था। इसके अलावा आज ही के दिन 23 तारीख को मार्च की 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क का मुतालबा किया और एक तजवीज़ लाहौर के इजलास के बाद जिसको मंजूर भी किया गया। और इस तरीके से पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि बनने का वो जो ख्वाब था वो चंद साल की दूरी पर इसके बाद रहा। 1910 में सोशलिस्ट रहनुमाओं और आज़ादी पसंद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पैदाइश आज के दिन हुई। उनकी ख़ास तौर से जो समाजवाद के प्रति जो उनका काम रहा है, समाजी खिदमात रही हैं, सियासी खिदमात रही हैं, मुहक्किक थे, मुसन्निफ थे, तमाम खिदमात को याद करते हुए आज खराज तहसीन उन्हें पेश किया जाएगा। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान दुनिया की पहली इस्लामी जमहूरिया बना, फर्स्ट रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसको नाम दिया गया। 2014 में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने आज के दिन रूस पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। 23 मार्च 1836 में आज के दिन फ्रैंकलिन बेल ने स्की प्रिंटिंग प्रेस बाज़ाब्ता तौर पर ऐजाद की। साइंसी एतबार से दिन की काफ़ी अहमियत। 1832 में बरतानवी पार्लियामेंट में इस्लाहत का बिल आज ही के दिन मंजूर किया गया था। 27 बरस कबल 23 मार्च को 1998 में जेम्स कैमरून के हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक ने रिकॉर्ड 11 ऑस्कर्स अवार्ड अपने नाम किए। 2001 में रूसी खलाई स्टेशन मेयर ने 15 साल की सर्विस के बाद काम छोड़ दिया। इस तरीके से काम बंद हुआ था। तकरीबन 15 वर्षों तक ये मिशन काम करता रहा। आज का दिन था जब एक बुरी खबर एक तरह से साइंसदानों को, बिलखुसूस रूस के खलाई स्टेशन से रूस के हुकाम को मिली। 2011 में हॉलीवुड अदाकारा एलिज़ाबेथ टेलर इंतकाल कर गई। कई मारूफ फिल्में जिनने दुनिया भर के अंदर अपनी छाप छोड़ी, इसकी वजह से काफ़ी मकबूलियत इनको हासिल हुई, लेकिन आज के दिन 2011 में इस दुनिया से वो चल बसी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें, अहम तरीन वाक़यात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है, खबरों के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश आज जारी रहेगी। और सबसे पहले आज ज़रा तुर्की आपको लिए चलते हैं, जिसको माजी में आप तुर्की कहते रहे। तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान और उनकी हुकूमत के लिए मुसलसल मुश्किलात बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक सियासी हरीफ को गिरफ्तार किया है जो इस्तांबुल तुर्की के अंदर मेयर भी एज ए मेयर काम कर रहे थे। उनकी गिरफ्तारी जैसे ही हुई तो पूरे मुल्क के अंदर एहतिजाजी मुजाहिरों का एक सिलसिला शुरू हो गया। और इन सब के बीच में तुर्की के अंदर इस वक्त एक किस्म का सियासी बहरान शुरू हो गया है। एहतिजाजी मुजाहिरों का आज चौथा दिन शुरू हो गया है। मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाजी मुजाहिरों के दरमियान पुलिस के साथ झड़पें, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए तमाम जगहों पर
मुंतशिर करने के लिए इन मुजाहिरीन के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश की गई है। इमाम ओगलू की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्की के तकरीबन 15 ऐसे शहर हैं और 6 सूबे जहां मुकम्मल तौर पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला तेज हो गया है। आज चौथा दिन है। मौजूदा सदर अर्दवान पर ओगलू के खिलाफ सियासी साजिश का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और ओगलू पर हुकूमत ने कई संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। ऐसे में वहां इतलात ये मिल रही हैं कि अब आइंदा जब इंतखाबात होंगे, हालांकि पिछले इंतखाबात में ओगलू तो शिकस्त खा गए थे, लेकिन बड़े और मजबूत सियासी हरीफ के तौर पर उनको उर्दगान जैसे मजबूत लीडर के सामने देखा जाता है और उनको कमज़ोर करने के इल्ज़ामात इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर लग रहे हैं। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई, चूंकि मौजूदा वक्त में वो इस्तांबुल के मेयर भी हैं, तो कहा जाता है कि जो इस्तांबुल के अंदर एज एन मेयर रहा या जिम्मेदारी संभालता रहा, सिस्टम जिसके हाथ में हो, अगला सदर वो भी एक तरह से माना जाता है तुर्की का। पिछले चुनाव में अगरचे ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, लेकिन आइंदा की जो हिकमत अमली है वहाँ पर अर्दगान और उनकी हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलें पैदा हो गई हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई तो गिरफ्तारी के बाद आज चौथे दिन में एहतजाजी मुजाहिरों के बीच लाखों लोग मुख्तलिफ शहरों में तुर्की में इस वक्त सड़कों पर है। जुमे से लगातार तुर्की के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। रजब तैयब अर्दगान की हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज शिद्दत पकड़ रहे हैं और आज भी मुख्तलिफ मकामात पर तुर्की के अंदर एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। तुर्की में 2028 में दोबारा से सदारती इंतखाबात होने हैं और उससे कबल जो सूरत हाल बन रही है वो रजब तैयब अर्दगान के खिलाफ फ़िलहाल नज़र आ रही है, क्योंकि हर शहर के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों की लहर पहुंच चुकी है। अगरचे हुकूमती इदारों की तरफ से कल ये साफ कर दिया गया था कि सड़कों पर निकलने की किसी को इजाज़त नहीं होगी और जिसकी गिरफ्तारी हुई है, यानी जिस मेयर की गिरफ्तारी रात देर की गई थी, उससे पुलिस ने पूछताछ की है और कल उसे बाज़ाब्ता तौर पर अदालत के सामने भी पेश किया जाएगा। ताहम जब गिरफ्तारी हुई थी, सवाल जवाब हुआ था, तो उन्होंने तमाम उन इल्ज़ामात जिसमें रिश्वत के मामला और कुछ बदनवानियों के मामला थे, उनसे ख़ुद को मुस्तस्ना कर दिया और ये साफ कर दिया कि ये उन पर इल्ज़ामात है और किसी भी तरीके से वो इसमें मुलव्वस नहीं है। तो फिलहाल 2028 से कबल संगीन तरीन एहतजाज इस वक्त तुर्की के अंदर चल रहे हैं और पिछले 3 रोज़ से ये एहतजाजी मुजाहिरे चल रहे हैं। रजब तैयब अर्दगान ने आज साफ कर दिया कि किसी को भी सड़कों पर एहतजाज करने की इजाज़त नहीं होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त तुर्किया से सामने आ रही है। उसके बाद ज़रा बढ़ते हैं अफगानिस्तान की ओर, क्योंकि खबर अफगानिस्तान से भी है। अफगान अमेरिका ताल्लुकात क्या बेहतर होने हैं, एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बीच अमेरिका की अपनी प्रायोरिटियां भी साफ नजर आ रही है कि अमेरिकी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना, चाहे उसके बदले में कुछ भी करना पड़े। उसकी एक और मिसाल भी सामने आई है, क्योंकि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनामी रकम ख़त्म कर दी है। यानी जो इनामी रकम उन पर लगाई गई थी कि कोई बताए वो कहाँ पर है, उसे मारा जाएगा, और उस लिस्ट में उसे डाल दिया गया था। तो फिलहाल तालिबान ने यह दावा कर दिया है कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ इनामी रकम को ख़त्म कर दिया है। अफगानिस्तान के वज़ारत दाखिला ने दावा किया है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी की गिरफ्तारी पर $1 करोड़ के इनामी रकम ख़त्म कर दी है। तालिबान की जानिब से यह दावा उस वक्त सामने आया जब गुज़श्ता दिनों अमरीकी वफ़द ने काबुल का दौरा किया था। तालिबान और अमरीकी वफ़द के दरमियान काबुल में अहम मुलाकातें हुई थी और अमरीकी की खुसूसी एलची बराए अफ़गानिस्तान ने इस पूरे मामले पर एक पेशरफ्त भी की थी, क्योंकि एक शख्स की अगवाकारी हुई थी, वो तालिबान के पास था, उसकी रिहाई कर दी गई थी और उसके फ़ौरन बाद ही यह मामला सामने आया और माना जा रहा है कि इसमें कतर का एक बुनियादी रोल है, जिन्होंने रिहाई करवाने और इस मामले में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच में राहें हमवार कर दिए। फ़िलहाल बड़ी खबर कि अफ़गानिस्तान के सबसे अहम मजहबी पेशवा भी हैं और सबसे बड़े नेटवर्क के सरबराह भी हैं, उन्हें फ़िलहाल जो उन पर इनामी रकम लगाई गई थी उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है और ये साफ कर दिया गया है कि ये सूरत हाल तब सामने आई है जब तुर्की ने इसमें कुछ लोगों की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर मसालतकार के हैसियत से काम किया और उसकी रिहाई मुमकिन बनाई है। तो ये फ़िलहाल सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा
के अंदर भी केस चल रहा था, वहाँ पर भी ये डेजिग्नेटेड लिस्ट में है। तो अमेरिका के यहाँ लिस्ट से हटाने के फ़ौरन बाद अब वहाँ से भी राहत मिल सकती है इन्हें। तो फिलहाल अमेरिका अफगान ताल्लुकात के हवाले से अहम और बड़ी खबर। चलिए, ये खबर अफगानिस्तान से थी और आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होगी। अभी सिर्फ एक वफद ने दौरा पिछले दिनों अफगानिस्तान का किया था, जिसके बाद ये पहली पेशरफ्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात जरा अमेरिका की भी कर लेते हैं। न्यू मैक्सिको के अंदर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है और फायरिंग के एक वाकये में 3 आम शहरियों की जान चली गई है। इतलात के मुताबिक न्यू मैक्सिको के शहर लॉस क्रूज के अंदर पार्क में फायरिंग की गई है। 3 अफराद की मौके पर मौत हुई है, जबकि 15 लोग इस फायरिंग में जख्मी हुए हैं। कहा जाता है कि हमलावर सामने से आया, अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस दरमियान जो भी लोग पार्क में मौजूद थे उनको बराह रास्त निशाना बनाया गया, जिस दौरान 3 शहरियों की मौत की तस्दीक मकामी पुलिस की जानिब से भी कर दी गई। और ये भी कहा गया कि लॉस क्रूज न्यू मैक्सिको के अंदर पुलिस बयान के मुताबिक शाम का या रात का वक्त तकरीबन 10 बजे के आसपास जो मकामी वक्त था यंग पार्क सिटी का है, जहां पर लोग इतलात के मुताबिक जमा थे। और तकरीबन कई बार ऐसा है कि अनऑथराइज्ड कार पार्किंग होती है, या इस इलाके के अंदर पुलिस बयान के मुताबिक 150 से 200 के आसपास लोग जमा थे। इसी दौरान अचानक से फायरिंग शुरू हो जाती है और सामने से आने वाले एक हथियारबंद शख्स ने तमाम उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी जो पार्क और आसपास के हिस्सों में मौजूद थे। तकरीबन 30 से 35 के आसपास कहा जाता है कि ऐसे लोग थे जो जख्मी हुए फायरिंग के तबादले में। बाद में कंफर्मेशन कर दी गई कि 15 लोग जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं जो जख्मी हुए, जबकि 3 लोगों की मौके पर मौत की तस्दीक की गई। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि 50 से 60 शेल्स जो हैं वो इस हिस्से के अंदर, पुलिस बयान के मुताबिक जो यहाँ से गोलियां मिली है या उनके निशान मिले हैं पार्क में जब फायरिंग की गई। और इतलात ये भी हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद 2 ग्रुप्स के दरमियान इस इलाके के अंदर किसी भी तरह का ये जो पुरतशद्दुद वाक़या है जो बाकी 3 लोगों की जान लेकर चला गया, क्रॉस फायरिंग का ये इंसिडेंट भी जिसकी तरफ इशारा किया गया। लेकिन कुल मिलाकर इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद अगरचे किसी की गिरफ्तारी की तस्दीक पहले नहीं की गई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि एक 19 साल का और एक 16 साल का, यानी 2 लोग जिनकी मौत हुई, जिसके बाद कुछ नाम सामने आए और कहा गया कि बाकी लोग जो जख्मी हुए उनको भी अस्पतालों से बेहतर हालत में वहां से फारिग कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई है, लेकिन आखिरी इतलात मिलने तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। चलिए जनाब, अब आते हैं जनाब दारुल हुकूमत दिल्ली और आपको एक बड़े तालीमी इदारे के हवाले से भी खबर देते हैं जहां पर सबकी नज़रें रहती हैं और एडमिशन लेना, वहां पर तालीम हासिल करना सबकी प्रायोरिटीज़ में रहता है। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये वो नाम है मुल्क के अंदर जो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर हज़ारों तलबा जो है वो अपना तालीम हासिल करते हैं और फिर फारिग होकर मैदान में भी आते हैं। लेकिन इत्तलात और ख़बर ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने फ़ीस में इजाफा कर दिया है। यानी जो आप सालाना फ़ीस इम्तिहानों के लिए भरते थे, दीगर चीज़ें भरते थे, उसमें इजाफे का ऐलान कर दिया है। और तमाम कोर्सेज़ में ये इतला दे दी गई है कि तमाम कोर्सों में ये इजाफा जो है वो साल 2025-26 के तालीमी साल से ही शुरू होगा, यानी रवा साल से ही शुरू होगा। जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी के अंदर 14 नए कोर्सेज़ का भी ऐलान किया गया है कि 14 नए कोर्सेज़ पढ़ाए जाएंगे। ताहम जामिया मिलिया इस्लामिया JMI जो है, इन्होंने ये साफ कर दिया कि एकेडमिक ईयर 2025-26 के दौरान ही फ़ीस बढ़ाने का मामला सामने रहेगा, जो तकरीबन 16% से 41% तक भी जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन की जहाँ तक हम बात करें, 2 मिनट के लिए जो हम मुख्तलिफ खबरें हमारे पास आई है, जो डिटेल्स आ रही है, उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन का, और इसमें 41.41% इंक्रीज़ कर दिया गया है फ़ीस, और ये तकरीबन 6,700 था, इसे अब 9,475 रुपया कर दिया गया है। इसी तरीके का अरबिक में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे जाते थे, यहाँ पर 7,200 रुपया था, ये 9,885 रुपया कर दिया गया। फॉरेन लैंग्वेज के अंदर भी जो है इसी तरीके से इजाफा कर दिया गया है। BA ऑनर्स इन टर्किश और अदर ज़ुबानों में जो है यहाँ पर भी तकरीबन फ़ीस जो है वो 37% जो है वो बढ़ा दिया गया। सोशल साइंस प्रोग्राम जो MA और BA ऑनर पॉलिटिकल साइंस जो 4 साल का है, और BSc ऑनर्स जो अब होगा जी 9,875 रुपया सालाना,
और ये कुल मिलाकर अब बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से साइंस और दीगर LLM, BA, LLB और दीगर कोर्सों के रेट्स भी बढ़ा दिए गए, जो तकरीबन 12,000 13,000 थे वो अब 17,000 18,000 और 20,000 के आसपास भी चले गए हैं। एक तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है, वहीं पर गरीब तलबा जो वहाँ पर ज़ेर तालीम थे उनकी स्कॉलरशिप और दीगर मामला पर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। ताहम JMI जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से रवा साल एकेडमिक ईयर 2025-26 में अपने फीस शेड्यूल में रिस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है और वो सारा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। चलिए 9 बजने वाले हैं, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो ज़रूर आपके सामने तफसीलात दोबारा रखेंगे। लेकिन जब कौमी खबरों की बात हो रही है तो एक खबर ज़रा नेपाल के ताल्लुक से भी आपके सामने रखते चलें, क्योंकि एक कार्रवाई हुई है और उन लोगों के खिलाफ जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तबलीग करते हैं, 10 ऐसे लोग जिनका ताल्लुक नेपाल से था, इतलात के मुताबिक उनको भारत से इशफाक मुल्क बदर कर दिया गया है। बिल्कुल बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि राजस्थान के अंदर यह कार्रवाई हुई है। दौसा पुलिस की तरफ से कार्रवाई कर दी गई है और कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर तबलीग के साथ जुड़े 10 अफराद जो थे वो घूम रहे थे, इनका ताल्लुक नेपाल से थे और बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तर दस्तावेजात मुकम्मल करने के बाद उनको मुल्क बदर कर दिया गया है। तबलीग के लिए हिंदुस्तान आए नेपाली शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया है और ये कुल मिलाकर 10 लोगों इनकी तादाद बताई जा रही है। और ये साफ कर दिया गया कि राजस्थान के दौसा पुलिस ने मुबैना और गैर कानूनी तौर पर मजहबी सरगर्मियों की पैदाइश में तबलीगी जमात से वाबस्ता 10 नेपाली शहरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया था और बादअज़ां पुलिस ने उन लोगों को इंडिया नेपाल सरहद गुजरगाह के रास्ते से नेपाल डिपोर्ट कर दिया गया है। और रिपोर्ट से ये बता रही है कि कुल मिलाकर 10 लोग थे, जिनमें 5 ख़वातीन और 5 मर्द थे, जो तबलीग के लिए नेपाल से हिंदुस्तान आए थे। ये लोग तबलीगी जमात के साथ निकले थे और पुलिस ने अजीब व गरीब इल्ज़ामात आयद करते हुए ये कहा कि इन लोगों ने मजहबी सरगर्मियाँ यहाँ पर फ़रोग दी है और कोई भी इजाज़तनामा इनके पास नहीं था, जिसकी पैदाइश पर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है। और ये डिपोर्ट भी कल रात देर गए हो गया है। नेपाल के वो 10 तबलीगी जमात से वाबस्ता अफराद जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तबलीगी सरगर्मियाँ कर रहे थे और पुलिस के मुताबिक ये सरगर्मियाँ तब हो रही थी जब उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं था, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। फिलहाल उन्हें वापस डिपोर्ट कर दिया गया और उसी गुजरगाह से डिपोर्ट कर दिया गया है जो वाहिद रास्ता नेपाल की ओर जाता है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों की करते हैं और आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस का मामला एक बड़ा मामला बना था, अब शायद वो हल होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से जेल भरो तहरीक का भी आगाज कर दिया गया है और साथ साथ फॉरेस्ट राइट एक्ट पर कल हंगामा था। हंगामा किस बात पर था, जरा डिटेल के साथ आपके साथ हम शेयर करेंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तिकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे। जरा बात जम्मू कश्मीर की खबरों की भी करते हैं और बात जरा करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, क्योंकि मामला पिछले कई दिनों से इल्तिवा में था। आपकी तरफ से भी कई बार सवालात आए थे और उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर की तरफ से भी सामने रखे गए हैं और बात सामने आ रही है कि जनाब अब जाकर आने वाले दिनों में बहुत जल्द अब आपके सामने RTO कश्मीर का जो बयान सामने आया कि 90,000 ड्राइविंग लाइसेंस RTO कश्मीर की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि आइंदा दिनों में वो जो प्रिंटिंग वाला इशू था उस पर हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर काम शुरू किया जा रहा है और 2-4 चीज़ें क्लियर हो गई हैं इस सिलसिले में कि कम से कम अप्रैल की 30 तारीख तक यानी अगले 1.5 महीने के दौरान RTO कश्मीर के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की जो अजराई का मामला था या फिर प्रिंटिंग का मामला था तो 90,000 या इससे ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस 30 अप्रैल 2025 से पहले प्रिंट होंगे। एक इस बात की तस्दीक कर दी। दूसरा मामला असेंबली के अंदर उठा था कि तलबा को कम से कम किराए में रियायत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जब गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं दोनों प्रोविंसेस में तो अभी भी आज के वक्त में उनको किराया कम नहीं लिया जाता है। तो इस मामले के बाद भी जब काफी दबाव पड़ा RTO कश्मीर ने उस मामले पर भी तस्दीक की कि जो स्टूडेंट्स हैं तलबा हैं कम से कम 50% रियायत के वो भी हकदार है, उन पर उस पर भी इंतजामिया की जानिब से प्लान तरतीब दिया गया है।
लेकिन वो तमाम लोग जो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती को यकीनी नहीं बनाते, उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कोई रियायत नहीं होने वाली है। कार्रवाई मजीद तेज होगी, सख्ती इस मामले में बरती जाएगी। और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर काजी इरफान के मुताबिक, जिनने 2-3 बातें तस्दीक करते हुए ये भी कर दिया कि जिन लोगों के मामला अभी फंसे थे, बहुत पहले अप्लाई किया था, ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं मिला, तो अजराई के मामला 30 अप्रैल के बाद ये भी ऑलमोस्ट उनके मामला जो है वो हल हो जाएंगे। यानी 90,000 के आसपास, 1 लाख के आसपास ये जो तादाद है ड्राइविंग लाइसेंसेस की, एक तो वो प्रिंट कर ली जाएंगे। कुछ तकनीकी खराबी या वजूहात की बिना पर यह कहा गया कि अभी तक मामलात ये सारे पेश आ रहे थे और ऑथराइज प्रिंटर के साथ टेक्निकल इश्यूज थे, जिसकी बिना पर ये जितने भी अभी तक जिन लोगों ने बहुत पहले अप्लाई किया था, कुछ लोग इसी प्रोग्राम में पिछले दिनों कॉल करके बता रहे थे कि नवंबर, दिसंबर में, और कुछ ने सितंबर के एंडिंग में भी अप्लाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से उनको अभी तक ये लाइसेंस नहीं मिले। तो एक तो उसका जवाब भी आरटीओ कश्मीर ने दे दिया है कि 1.5 महीने का कम से कम इंतजार करें, प्रिंटिंग के वो सारे मामलात हल कर लिए जाएंगे। दूसरा, जिनको भी ऑफिस मुतलका दफ्तर में जिन लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, स्टूडेंट्स के, जो मैंने कहा कि असेंबली में भी मामला उठा, उस पर भी क्लियर कर दिया गया। जितने भी एप्लीकेंट्स हैं सबको बता दिया गया है कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि बहुत जल्द एक अच्छी खबर आए और 90,000 जब लाइसेंसेस प्रिंट होकर आएंगे, तो जिन लोगों ने एक तवील मुद्दत पहले या 3, 4, 5, 6 माह कबल जिन्होंने भी अप्लाई किया था, 30 अप्रैल के बाद किसी भी वक्त उनको ये सारे जो उनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस जिनका कंप्लीट होगा, जो इस दायरे में आते होंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बाज़ाब्ता तौर पर उनके हवाले कर दिए जाएंगे। और दूसरा, 5 से 7 दिन कम से कम लग सकते हैं। जो फिजिकल कॉपी है वो भी डिपार्टमेंट इसकी वेरिफिकेशन के बाद, सारा काम मुकम्मल करने के बाद आपके घरों तक पहुंचा सकता है और पहुंचा देगा। इसकी तस्दीक आरटीओ कश्मीर ने कर दी है। इधर न सिर्फ ये कह दिया गया कि जो 90,000 ड्राइविंग लाइसेंस एवेटेड है ये मिल जाएंगी, बल्कि ये भी कहा कि जो स्लॉट्स यानी हर दिन जो टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट का मामला है, ये भी अटका पड़ा है और इसको भी हल करने की कोशिश की जाएगी। जहां श्रीनगर के अंदर हर दिन तकरीबन 190 से ज़्यादा लाइसेंस की ड्राइविंग टेस्ट ली जा रही है, ड्राइवर्स की ड्राइविंग टेस्ट ली जा रही है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी यह सिलसिला तेज़ किया जाएगा और जो लॉन्ग क्यू है और स्लॉट्स है उसे मज़ीद बढ़ाने की भी बात जो है वो सामने रखी गई है। 90,000 ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट हो जाएंगी। अप्रैल 30 तारीख तक तमाम लोगों को वो मिल जाएंगे जिनकी अभी इल्तिवा में पड़ी हुई थी। ये तो थी बात जनाब आरटीओ कश्मीर की, क्योंकि आपकी तरफ से सवाल पूछा गया था, जवाब आरटीओ साहब की तरफ से आ चुका है। 30 अप्रैल तक इंतजार और ये उम्मीद करें कि 30 अप्रैल तक ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन जरा बात सियासत की भी करते हैं। रियासत के अंदर बजट का इजलास जारी है, लेकिन बजट इजलास के बीच रियासत को हासिल खुसूसी इख्तियारात का मामला भी है। रियासत को मुश्किल दरपेश है क्योंकि यूनियन टेरिटरी है और कांग्रेस कमर बस्ता हो गई है कि रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए पहले हर जिले के अंदर मीटिंग्स का सिलसिला तेज किया गया था, लेकिन अब बड़ी बात यह कि कल से जेल भरो आंदोलन, जेल भरो तहरीक का आगाज किया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से कल 24 मार्च से जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया जाएगा और कांग्रेस का यह मानना है कि जो स्टेटहुड कैंपेन, रेस्टोर स्टेटहुड कैंपेन आज से 1 माह पहले मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर्स पर मशावरतों और मीटिंगों के साथ शुरू की गई थी और लगातार पार्टी की लीडरशिप बता रही थी कि वजीर आजम, वजीर दाखिला ने जो ऐवान के अंदर वादा किया था उस वादे को पूरा किया जाए और ये सेमी स्टेट, आधी स्टेट वाला मामला नहीं चलेगा। इसके बाद अब तीसरा पड़ाव आ गया है जब 24 मार्च से जेल भरो तहरीक कांग्रेस की तरफ से शुरू की जाएगी। मरकज पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए तारिक हमीद गरा की तरफ से कह दिया गया कि बातें तो बहुत सुनी, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि आज भी अवाम गोनागो मुश्किल से दो चार है। रियासत के पास हुकूमत है, लेकिन इख्तियारात के बिना ही हुकूमत चलाई जा रही है, जिसकी वजह से कई बुनियादी मामलात और मसाइल को हल करने के लिए मुश्किलें दरपेश आ रही है। लेकिन अवामी आरा को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस दर दर और घर घर भी जाएगी, न सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम को तेज करेगी, बल्कि अब कल से बाज़ाब्ता तौर पर जेल भरो तहरीक का आगाज कांग्रेस के लीडरों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर कि कांग्रेस कल से अब
असेंबली से लेकर सड़क पर, मैदान पर आएंगी। सीधे चलेंगे तर्जुमान आला रविंदर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। रविंदर जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस पहले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर थी, मशावरतों का, मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा था, फिर तारिक हमीद कर्रा जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो अक्रॉस जम्मू डिवीजन में चले गए, हर जगह पर जाने की कोशिश की, और फाइनल जो खबर सामने आई वो ये आई कि अब जेल बरो तहरीक, क्योंकि हुकूमत टस से मस नहीं मरकज के अंदर और मामलात हर दिन पेचीदा रियासत के हो रहे हैं। क्या है तरतीब, किस तरीके से ये होगा? क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर होगा, तहसील हेडक्वार्टर्स पर होगा, या यूनाइटेड लीडरशिप के जरिए जेर एहतमाम ही ये प्रोग्राम चलेगा? क्या है डिटेल्स रविंदर जी? देखिए, बात यह है तो ये बुनियादी डिमांड लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा चली है। चुनाव से पहले वादे किए गए, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी, पार्लियामेंट के अंदर कहा गया, और जहाँ पे असेंबली चुनाव के अंदर आकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि स्टेटहुड वापस दी जाएगी और इश्तिहार तक दिए गए। लेकिन चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के बाद ये बार बार गृह मंत्री द्वारा कहा गया कि पहले चुनाव फिर स्टेटहुड। हम उस पर इतराज करते थे कि चुनाव से पहले स्टेट होना चाहिए, स्टेट असेंबली का चुनाव होना चाहिए, लेकिन वो बात उन्होंने मानी नहीं। चुनाव भी हो गया, सरकार बनने को आई, हमने सरकार में शमूलियत नहीं की इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए कि क्योंकि आपने वादा किया था जिसकी वादा खिलाफी है, इसलिए हमने कैबिनेट को ज्वाइन नहीं किया। हालांकि कोलिशन के पास बहुमत था, सरकार बनी। उससे लगातार 25 नवंबर से जब इजलास पार्लियामेंट का शुरू हुआ और कश्मीर के पार्टी हेडक्वार्टर से हमारे अध्यक्ष ने पहला बिगुल बजाया कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि राजौरी में, पुंछ में, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के जम्मू देहाती हर जगह में हम पहुंचे, लोगों को जागरूक करने के लिए, तैयार करने के लिए कि अपनी हक के लिए तैयार हो जाइए, हमारी रियासत हमारा हक, ये अभियान लेकर के हम चले हैं। और अब कल से जम्मू जिला के अंदर, जम्मू सिटी के अंदर कल तालाब तिल्लो शाम को जो है वो इसका प्रोटेस्ट मार्च किया जाएगा। हमारी मंशा तो पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च है, फिर सरकार की मंशा क्या है, वो जेल में ले जाए या कहाँ डाले वो जाने दें। हमारा पीसफुल मार्च है, हम सत्याग्रह की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है कि जितना दम नॉन वायलेंस पे है, पीसफुल प्रोटेस्ट और सत्याग्रह में है, हम सभी से उतना दम वायलेंस में नहीं है। और आज एक बहुत बड़ा दिन है, भगत सिंह शहीद आजम सुखदेव राजगुरु को श्रद्धांजलि देने का, इसलिए हम महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के उन असूलों पे, विचारों पे चल करके इस स्टेटहुड को लेके रहेंगे। ये हमारा हक है, लोगों का हक है, और इस हक के लिए ये जंग जारी रहेगी, चाहे उसके लिए कितने धरने करने पड़े, प्रदर्शन करने पड़े, सेमिनार करने पड़ेंगे। हम उस चीज के लिए एक मूवमेंट जो है वो चलाए जा रहे हैं, इस मूवमेंट को तेज करेंगे, रोज करेंगे। आगे आगे आप देखिए कि एक संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष बनेगा। अच्छा, ये जो कल आप कह रहे हैं कि तालाब तिल्लू से आगाज होगा, तो क्या यहाँ पर सीनियर लीडर्स भी दिखेंगे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो आपके लीडर्स हैं वहां से ये शुरुआत होगी? नहीं, देखिए यहाँ भी हम गए, पूरे सूबे में, जम्मू प्रांत में सीनियर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो पीसीसी प्रेसिडेंट की क़यादत में सारी टॉप लीडरशिप पीसीसी की भी थी। और कल भी आप देखेंगे हर जगह जो सीनियर लीडरशिप है वो शमूलियत कर रही है और लोगों में एक मूवमेंट पैदा करने की तैयारी है। और आगे के लिए संघर्ष के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की मंशा पे शक है कि ये रियासत की बात जो है उसको आप भूलना चाहते हैं, ना उस पर बात करते हैं। आपने चुनाव के बाद कोई एक बात, वादा जो है पूरा करने की बात सुनी नहीं होगी। इसलिए कब तक जम्मू कश्मीर इंतजार करेगा? एक हक छीना गया था, एक पहचान, एक स्टेटस, एक डिग्निटी जो है, और खास करके डोगरों की बात अच्छा करती जी, है रविंदर शर्मा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम स्टेट प्राइड की बात करते हैं, स्टेट रेस्टोरेशन की बात करते हैं, तो हमने ऐवान के अंदर सुना था कांग्रेस के लीडर्स कह रहे थे कि जनाब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल या ज्वाइंट असेंबली का पैनल बनाया जाए जो दाखिला वजीर के पास जाए, मरकजी क़यादत के सामने जाए। उन्होंने कहा कि जनाब ये लैतुलैल से काम लेने वाला मामला नहीं है, हसास रियासत और यहाँ पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। जिस तरीके का रिस्पॉन्ड वहाँ पर होना चाहिए था ट्रेजरी बेंच से, क्या वो रिस्पॉन्स से आप मुतमईन है एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर के? देखिए, ऐवान के अंदर हमारे विधायक, हमारी पार्टी कई मशवरे देती है
और उसमें सरकार की क्या सोच है उसमें मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हम तो हमेशा चाहते हैं कि यूनाइटेड स्ट्रगल हो। बीजेपी जवाब दे कि वोट मांगने के लिए आप स्टेटहुड का वादा करते हैं, और फिर आज उनका क्या स्टैंड है जो आज इस बात की विपक्ष कौन है? भाजपा सेंटर में है, भाजपा ने वोट मांगने के लिए ये वादे किए, भाजपा ने ये हक छीना, ये पहचान छीनी, फिर डोगरों की शान पहचान की बात करते हैं। सबसे बड़ी शान पहचान तो डोगरों की भाजपा ने खत्म की है। डोगरा शासन अब जो ट्रेजरी बेंच जिस तरीके से इसको माइल्डली ट्विस्ट करके चलता है, उससे कांग्रेस मुतमईन है, या कांग्रेस को अपने अप्रहेंशंस है कि ट्रेजरी बेंच को जिस तरीके से बोल्ड होकर आना चाहिए था, और ये जो तजवीज़ आ रही थी कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल सारे मिलकर दिल्ली जाएं, बात करें, डिस्पाइट कि एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ है कैबिनेट से, तो और ज़्यादा मजबूती होती, उस पर कोई बात क्लियरिटी नहीं हुई। देखिए, बात यह है कि सरकार का अपना तरीकाकार है। हम पार्टी की बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसमें फोरफ्रंट पे है। एज ए पार्टी हमने सुझाव दिया कि कोई भी इनिशिएटिव सरकार के कामकाज को कैसे आप देखेंगे इस पैटर्न पर? सरकार का जो व्यू पॉइंट इस पर है उससे आप मुतमईन है? देखिए, सरकार अपनी तरीके से प्रयास करती होगी। सरकार मुख्यमंत्री वहाँ मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो भी बात करते होंगे। उनको कहा जाता है, जिस तरह से कहा जाता है उसमें विश्वास करते हैं। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि कोई भी चीज हक जो है उसको लड़ने के बगैर मिल नहीं सकता। हम उसकी आवाज जनता की आवाज बनाना चाहते हैं, और ये जनता की आवाज बन चुका है। और हर जनता, कोई लीडर बीजेपी के खामोश हो सकते हैं, लेकिन आम जनता, हर आदमी ये महसूस करता है कि चुनाव के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट भी जो है वो स्टेटहुड के बगैर कोई काम डिलीवर नहीं कर सकती। इसलिए आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि स्टेटहुड का ना देना बीजेपी का धोखा है, केंद्र सरकार का धोखा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कल से प्रोग्राम का आगाज कांग्रेस अपने तीसरे पड़ाव पर जेल भरो तहरीक तालाब तिलू से शुरुआत इसकी होगी, और कहा जा रहा है कि जिला लेवल से लेकर तहसील और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर सूबाई सतह तक भी कमेटियां जो है वो मुतहरिक कर दी गई। यानी कल से एक तरफ से डेलीवेजर्स लोग सड़क पर हैं, कल से कांग्रेस को भी आप सड़क पर देखेंगे स्टेटहुड के मामले को लेकर। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा स्टेटहुड से हटकर जमीन के मामले की करते हैं। उस जमीन के मामले की करते हैं जो जंगल का जमीन है, जंगलाती अराजी है, लेकिन वहां पर रिहायशी आबादियां भी हैं, और ये रिहायशी आबादियां पुश्तैनी हैं, और इनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कानून पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से बैठ हो गया था। लेकिन इंप्लीमेंटेशन के दौरान जम्मू कश्मीर आते आते मामला बिगड़े, और कल तीखी नोक-झोंक के बीच वजीर मौसूफ ने साफ कर दिया कि मंशा और प्रोग्राम यह है कि जो लोग 60 से 70 साल से इन इलाकों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, इन पर बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं होगी, इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं उठाया जाएगा। काबीना वजीर जावेद राना ने जब फाइनल बहस का जवाब दिया, हुकूमत की जानिब से मुसलसल जवाब दिए जा रहे थे। कल चूंकि वाटर डे के हवाले से भी और जंगलात पर और जंगलातों के तहफ़्फ़ुज़ और फॉरेस्ट राइट एक्ट पर बैक टू बैक सवाल पूछे गए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जब जवाब आया तो उसमें कहा गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जिस पर भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही थी कि उनकी तरफ से लाया गया, लेकिन मुतअद्दिद अराकीन ने खड़े होकर कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का सही नफाज जम्मू कश्मीर में हुआ ही नहीं है, और जो असल में मुस्तहिक अफराद हैं उनको इस एक्ट के तहत आज के वक्त में अगर फ़ायदा ना मिले तो फिर मौजूदा वक्त में भी हुकूमत पर सवाल उठेंगे। तो बाद में जवाब जावेद राना साहब की तरफ से आया, जिनके मुताबिक जिन लोगों ने जंगलात के इलाकों में, जिनमें बेशतर लोग ट्राइबल्स हैं, दूर दराज पहाड़ी सिलसिलों के अंदर या जंगलात के इलाकों के अंदर न सिर्फ वो रहते हैं बल्कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का भी काम किया है। 60-60, 70-70 साल जिनको जंगलात के इलाकों में रहते हुए हो गए, उन तमाम लोगों को एविक्शन के नोटिसेज नहीं दिए जाएंगे, ना उनको बेदखल किया जाएगा। एविक्शन का कोई नोटिस या एविक्शन का कोई प्लान हुकूमत का उनके मुताबिक नहीं है। सही तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर हो, उनके मुताबिक पार्लियामेंट के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली या विधानसभा की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन तमाम लोगों के हुकूक की बात हो जिनके ताल्लुक से मरकजी हुकूमत ने फैसला लिया था, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर यहां से काम करना जरूरी होगा। दूसरा ये भी कहा गया कि ट्रेजरी बेंचेस जो हैं उन पर भी ये जिम्मेदारी है। सवाल तो पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब में उनका भी कलीदी किरदार होना चाहिए। जावेद राना, जिनने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए कहा कि अगर पहले इस तरह का काम हुआ होता कि बेहतर तरीके से ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, अगर
फॉरेस्ट राइट एक्ट या FRA जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में नाफिज किया गया होता तो आज असेंबली में इतने सवाल पूछने की जरूरत ना पड़ती। फॉरेस्ट, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री जावेद राणा के पास है, जिनके मुताबिक काम होगा। और श्यामलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, उनकी तरफ से भी सवाल आया था और बाद में गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ने यही सवाल असेंबली से निकलते वक्त जब सारी चीजें फाइनलाइज हो गई उस पर भी एक जवाब उन्होंने दिया। जावेद राणा को जरा सुनिएगा, उनकी हिकमत अमली क्या है, उस पर भी जवाब दिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तब हो रहा था जब मुतालबात ज़र ऐवान के सामने थे और मुतालबात ज़र को समेटते हुए कल ये हंगामा हुआ। लेकिन इस बीच बड़ी बात ये कि वजीर मासूफ ने कहा कि 60 से 70 साल से जो लोग रिहाइश पजीर जहां पर भी है उन्हें नहीं हटाया जाएगा और जहां पर भी है वाले लफ्ज पर ही एतराज था। जरा देखिएगा किस तरीके से बात हुई थी। देखिए ये क्योंकि बीजेपी का ये जो दोहरापन है वो सामने आया है। ये हमेशा लोग कैटेगरीज के लोग जो हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर OBCs और डाउन टाउन कम्युनिटीज़ के हमेशा खिलाफ रहे हैं। अब इन्होंने ढंढोरा 5 साल बहुत पीटा है फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके। उसी को मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात की है कि वो एक्ट जो है इन लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट होगा। और मुझे हैरानगी हुई कि इस बात पे क्यों वो उनको परेशानी होगी कि इन लेटर इन स्पिरिट फॉरेस्ट राइट क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और होगा। क्योंकि करनी और कथनी में तजाद रहा है। मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ, मेरा 10 साल का आप ट्रैक पीछे देखें निकाल के, जो मैं बात कहता रहा हूँ आज हाउस में वो सच हो गया। क्या लगता है कि सियासत का रूप देने की कोशिश की जा रही है? ये हमेशा अपनी सियासी रोटी सेकते हैं। हाउस कमेटी जो है वो हाउस कमेटी शफाफियत के लिए है। फिर भी हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने कहा कि इसमें एक साफ शफाफ माहौल लाने के लिए अगर कोई कमेटी यहाँ स्पीकर साहब ने अनाउंस की है तो हाउस कमेटी भी उसमें अगर जांच कर लेगी तो बुरी बात नहीं है। चलिए जनाब, ये तो थी बात फॉरेस्ट राइट एक्ट की। लेकिन जरा बात एक और अहम बड़े मुद्दे की करते हैं। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 के बाद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की खुद मुख्तारी पर सवाल था और सवाल हम नहीं उठा रहे थे, उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मौजूदा वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को दोहराया और कहा कि इसकी खुद मुख्तारी को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन कल एक तहरीरी सवाल का जवाब आया जिसके बाद हुकूमत की नींद भी टूटी होगी, लेकिन देर से ही सही, क्योंकि हुकूमत ने इस बात का एतराफ कर दिया कि कोई भी खुद मुख्तारी छीनी ही नहीं गई। 5 अगस्त को पहले भी सूरत हाल इसी तरीके से थी, आज भी उसी तरीके से थी। तो सवाल यह बनता है कि रियासत के वजीर आला जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन है, जब उन्होंने 5 दिसंबर को रिव्यू लिया था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सो रखा, तो उस वक्त भी उन्होंने 2-3 बातें बड़े साफ अंदाज में कही थी कि सूरत हाल बेहतर नहीं है, बेहतर बनने के लिए आइंदा हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा। शायद न तो वजीर मौसूफा ने सवाल का जवाब पढ़ा था और ना ही वजीर आला की नोटिस में इस सवाल का जवाब गया होता, अदरवाइज ये सवाल का जवाब ही चेंज होता। मामला क्या है? मामला है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर दिए गए रकूमात के हवाले से सवाल पूछा गया था और कितने पैसे खर्च नहीं किए गए ये सवाल था। सवाल पूछा था गुलमर्ग से मेंबर असेंबली फारूक अहमद शाह ने और रिटन रिप्लाई जो आया वजीर सेहत की तरफ से, वो जो सकीना एतू साहिबा है उनकी तरफ से, ये अनस्टार्ट क्वेश्चन था लेकिन जवाब आया है। उसमें कहा गया कि कुल मिलाकर 90.10 यानी 90 करोड़ से ज्यादा रकम 3 साल के दौरान लैप्स हो गई, यानी पैसा मिला अस्पताल को लेकिन काम ही नहीं हुआ। 3 साल के दौरान 90 करोड़ रुपया सिक्किम सौरा को दिया गया लेकिन काम ही नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ यह भी साफ कर दिया गया कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ऑटोनॉमी बहाल है। नो ऑटोनॉमी वाज टेकन अवे फ्रॉम सिक्किम, यानी कोई भी ऑटोनॉमी नहीं छीनी गई है। सवाल यहीं पर पैदा होता है कि क्या तब वजीर आला साहब का बयान सही था या आज ऐवान में दिया गया बयान सही है, या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच इस तरीके का है कि तब भी बात सही थी और अब भी बात सही है, क्योंकि अब सवाल सोशल मीडिया से लेकर अवाम पूछना शुरू कर चुकी है और कल से लेकर अभी तक तरह तरह के सवाल इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं। MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह के सवाल के जवाब में वजीर मासूफ ने जवाब दिया कि 90 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा लेफ्ट हो गया जी, अनस्पेंड हो गया सिक्किम के अंदर साल 2021-22, साल 2022-23 और साल 2023-24, यानी राइट फ्रॉम 2021-22, 22-23, 23-24, यानी 3 कंटिन्यूस साल में पैसा सिक्किम सौरा को मिला 90 करोड़ रुपया, लेकिन सरफ नहीं हुआ। वजह क्या है? अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। और फिर सूरत हाल ये है कि बीमार और तीमारदार दोनों परेशान हैं। कभी मशीन ठीक
तो कभी दवाइयां नहीं, कभी पैरामेडिक्स वहां पर नहीं, तो कभी दूसरी परेशानी। जब उनसे यह कहा गया कि सिस्टम कैसे चलेगा, कहा गया प्रोक्योरमेंट का मामला है, सरकार अब इसको देख रही है, पहले स्कीम्स खुद खरीदता था, अब टाइम लग रहा है। लेकिन उसके बरक्स यहां पर जवाब आया, कहा कि कोई भी खुद मुख्तारी नहीं छीनी गई है। और ये जो क्लियर कट में यह कहा गया कि स्कीम्स को पैसों की जरूरत थी, हमने पैसे दिए लेकिन वो खर्च नहीं कर पाए, एक सवाल यहां पर है। फिर दूसरा सवाल यह है कि प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट जिस डिले के साथ चल रहा है उससे कितनी बड़ी परेशानी वहां के डॉक्टरों को, बीमारों को, तीमारदारों को है, ये ग्राउंड जीरो पर सबको आया और बया है। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का मामला हो, हर जगह पर मामला जो है वो सही तरीके से नहीं चला है। रियासत के वजीर आला जो चेयरमैन है गवर्निंग बॉडी के स्कीम्स के अंदर, उन्होंने एनुअल डे के अंदर 5 दिसंबर सन 2024 को यह कहा था कि इस पूरे मामले को देखा गया है और जो ऑटोनॉमी छीनी गई है उसे रेस्टोर किया जाएगा और किसी भी कीमत पर उसे नजरअंदाज नहीं किया गया है। एज पर द फर्स्ट शेड्यूल जो जम्मू कश्मीर बिजनेस रूल अर्थवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर का था, सब्जेक्ट जो सिक्किम्स का था वो असाइन किया गया था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को। और पोस्ट रिऑर्गेनाइजेशन के तहत भी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो 27/8/2020 को आया था, देयर इज नो चेंज और सेम ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यहां पर रखे गए हैं। ये कल तहरीरी सवाल के जवाब में दिया गया है। तो बात यह है कि क्या खुद मुख्तारी खत्म हुई या नहीं, इस सवाल के जवाब से पता लग रहा है नहीं हुई है। फिर वजीर आला साहब के जो सवालों का जवाब और जो तकरीर 5 दिसंबर को की गई थी उस पर भी सवाल है। शायद ये पूरा सवाल जब आया था और जवाब आया था, न तो वजीर मौसूफा साहिबा ने पूरा देखा होगा और ना ही वजीर आला की नोटिस में गया होता, अदरवाइज ये जवाब सही और मुतमईन करने वाला ही नहीं था। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। महकमा सेहत की बात हुई है तो मरकज का एक जवाब भी आपके सामने रखेंगे कि गुज़श्ता 3-4 वर्षों में क्या सूरत हाल रही, महकमे ने कितना काम किया है, कुछ आदादोशुमार वहां से भी पेश किए गए और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा मंसूबा हुकूमत का वज़ीर आला की तरफ से उस पर ऐलान हुआ है। साथ साथ दीगर कुछ चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। ब्रेक के उस पार हमारे साथ जुड़े रहें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल। आखिरी पड़ाव में दाखिल हुए 9:32 हुआ चाहते हैं। थोड़ी देर में आपकी कॉल्स 9:40 के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन बात जम्मू कश्मीर में तिब्बी निज़ाम की हो रही थी, शोबा सेहत की हम बात कर रहे थे, तो जहां यूनियन टेरिटरी में एक बड़े इदारे के ताल्लुक से हुकूमत का जवाब आया। मरकजी हुकूमत ने भी गुज़श्ता 4 वर्षों के आदादोशुमार पेश करके कहा कि जम्मू कश्मीर में तिब्बी निज़ाम बेहतर हो, इसके लिए मरकज का अब तक रोल क्या है। तो कुल मिलाकर कहा गया कि 3,481 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर करने के लिए गुज़श्ता 4 वर्षों के दौरान दिया गया। ये सवाल का जवाब उस वक्त आया जब ऐवान की कार्रवाई जारी थी। और इतना ही नहीं, ये भी क्लियर किया गया, वो जो बार बार कह रहा था कि क्या शुमाली कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी हुकूमत का एम्स बनाने का मंसूबा है, तो उसका जवाब ना में आया है मरकज की जानिब से कि फिलहाल इस तरह की कोई तजवीज़ नहीं है कि शुमाली कश्मीर में एम्स बनेगी या कोई इस तरह का ढांचा खड़ा किया जाएगा, मगर फंड्स सेहत की देखभाल बेहतर हो इसके लिए बढ़ाए गए, वक्तन फवक्तन इजाफा किया जाता रहा। और कहा गया कि तमाम तरह की मुश्किलात के बावजूद भी या कोविड-19 के दौरान भी 2020 के बाद 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में एक तो नेशनल हेल्थ मिशन NHM, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन PMAVHIM जिसको आप कहते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या जिसके तहत गोल्डन कार्ड चलते हैं, जिस स्कीम के तहत लाखों लोगों का इलाज हुआ, इन सारी स्कीम्स के तहत सरकार के मुताबिक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। जहां जहां जिस हिसाब से डिमांड्स की जाती रही या ज़रूरत महसूस की गई वहां पर पैसा दिया गया। NHM के तहत सरकार के मुताबिक मरकजी हुकूमत ने 459.10 करोड़ रुपए 2021-22 में दिए, 651 करोड़ से ज्यादा की रकम 22-23 में, 805 करोड़ से ज्यादा की रकम 23-24 में, जबकि PMAVHIM प्रधानमंत्री
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जिसको आप कहते हैं, इसके तहत 2021-22 में जम्मू कश्मीर को 16.25 करोड़ रुपए मिला। 1 करोड़ से ज्यादा की रकम 2022-23 में, 44 करोड़ से ज्यादा की रकम 23-24 में, जबकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 75.12 करोड़ रुपए 2021-22 में, 85 करोड़ 62 लाख रुपए 22-23 में और 42 करोड़ 22 लाख रुपए 23-24 में सरकार के मुताबिक दी गई। ये सारी जो तफसीलात हैं वो मरकजी वजीर प्रताप राव जाधव की तरफ से, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मरकजी वजारत सेहत देखते हैं जेपी नड्डा के साथ, और उनकी जानिब से लोकसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया था। मेंबर पार्लियामेंट बारामूला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इंजीनियर रशीद, जो अगरचे खुद मौजूद नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके बिहाफ पे उनकी तरफ से ये शिकायत कंसर्न मिनिस्ट्री के नोटिस में लाई गई थी। एक तो ये एम्स के ताल्लुक से सवाल पूछा गया था, दूसरा जम्मू कश्मीर में कितने फंड्स कहां पर इस्तेमाल हुए हैं। दूसरा ये भी कहा गया कि 2 एम्स जो बड़े इदारे हैं जो ऑलरेडी 1 साल में जम्मू कश्मीर के लिए मंजूर हुए, एक जम्मू के लिए विजयपुर में और दूसरा अवंतीपुरा में, जो 2027 से पहले मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यह भी कहा गया कि कोई किसी तरह का प्रपोजल नहीं है कि के अंदर बनेगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि एम्स जम्मू जिसने 305 करोड़ रुपए 2021-22 में लिए, 398 करोड़ से ज्यादा पैसे 2022-23 में, 402 करोड़ से ज्यादा की रकम 23-24 में और 212.22 करोड़ रुपए 24-25 में। एम्स अवंतीपुरा के लिए जो पैसा मरकज ने दिया, जो ऐवान को जवाब बताया गया कि अवंतीपुरा ने 130 करोड़ रुपए लिए 2021-22 में, 290.1 करोड़ रुपए 2022-23 में और 2023-24 में 333 करोड़ से ज्यादा की रकम, जबकि एम्स अवंतीपुरा को 2024-25 में 255 करोड़ रुपए की ज्यादा रकम मिली है। और मेडिकल कॉलेजेस जिसमें अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ, राजौरी, उधमपुर, हंदवाड़ा में जो चल रहे हैं, उनको भी वक्त गुजरने के साथ साथ जब जरूरत पड़ी तो हुकूमत के मुताबिक फंड्स में इजाफा किया गया। लेकिन एम्स शुमाली कश्मीर के अंदर बनेगा, इस तरह का फिलहाल कोई भी मंसूबा या तजवीज नहीं है। अब उस अहम मामले की करते हैं जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा भी है, खबर भी है, तज्जिया भी है, तबसरा भी है। और इन तज्जियों, तबसरों और खबरों के बीच एक नया हुक्मनामा भी सामने आया है। मामला जल जीवन मिशन JJM का है, जिसको लेकर हुकूमती इदारे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। हुकूमत तो अपनी जगह हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर भी दबे अल्फाज में ही सही, लेकिन जरूर इस पूरे मामले पर शक शुबात की नजर से देख रहे थे और यह मान रहे थे कि मरकज की तरफ से बनाई गई स्कीम JJM हर घर जल के हवाले से बनाई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर आते ये एक सोने की कान और एक सोने की चिड़िया बन चुकी है। जहां पर पाइपें लगानी थी 100, लगी है 40, और जहां पर लगना था करोड़ों, वहां पर लगा है हजारों। और इन्हीं तमाम इल्जामात के बीच कल जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर बड़ा फैसला लिया गया है और यह साफ कर दिया गया कि जल जीवन मिशन को लेकर अब तहकीकात होगी और तहकीकात और तमाम मामलात जो है वो हाउस कमेटी देखेगी। एक हाउस कमेटी बनने का ऐलान कल स्पीकर अब्दुर्रहीम राथिर की तरफ से कर दिया गया है। इरेगुलरिटीज, जो बेज़ाब्तिगियां जल जीवन मिशन के अंदर हुई है, इन तमाम चीजों को देखेगी हाउस कमेटी, जिसका अनाउंसमेंट कल स्पीकर मासूम की तरफ से कर दिया गया है। ट्रेजरी बेंच और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान लगातार इस मामले पर तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे और तहकीकात भी छोटा सा नहीं, कह रहे थे कि जनाब इसको NIA या CBI के हवाले कर दिया जाए। लेकिन फाइनली स्पीकर मासूम ने कल फैसला लिया कि हाउस कमेटी इस पूरे मामले को देखेगी और इस ज़िमन में पूरा मामला हल किया जाएगा। ये मामला तब सामने आया जब ऐवान में जल जीवन मिशन को लेकर मुतालबात ज़र पेश किए गए थे और मुतालबात ज़र के दौरान मुख्तलिफ मेंबरान ने उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज और हल्के इंतखाबात के दौरान जो रकूमात खर्च की गई है और जो ज़मीनी सूरत हाल है उस पर तरह तरह के सवाल उठाए, जिसके बाद वजीर मौसूफ ने भी
स्पीकर की इस बात से इत्तेफाक किया कि सब स्टैंडर्ड पाइपों का मामला है, और कुपवारा से मीर सैफुल्लाह ने जिस तरीके से कहा कि 650 करोड़ रुपए की स्कीम थी अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो फाइनल ये किया गया कि अब इस पूरे मामले पर हाउस कमेटी अपना काम करेगी। ये भी सामने आया कि श्रीनगर और गांदरबल के अंदर 100% काम मुकम्मल हो गया है जल जीवन मिशन का, और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 81.06% पानी रूरल टैप वाटर जो है कवर किया गया JJM के तहत। ये आदाद शुमार भी ऐवान के अंदर रखे गए, लेकिन कल हंगामे के बीच JJM पर थी सबकी नजर और स्पीकर ने आला सतही कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। आज भी करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं। आज भी जब सुबह से बहस यहाँ पर हुई दोनों तरफों से, यहाँ पर भी और यहाँ से भी, ऑनरेबल मेमोरेंडम की ख्वाहिश ही थी कि एक हाउस कमेटी बनाई जाए। कोई हर्ज मुझे नहीं लगता है कि मिनिस्टर साहब को कोई एतराज होना चाहिए, क्योंकि अगर हाउस चाहता है, हाउस इज सुप्रीम, अगर हाउस चाहता है किसी चीज की ताकत होनी चाहिए तो ताकत होनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि सारी चीज तहकीकात करने के लिए एक हाउस कमेटी गठन की जाए। इसके साथ ही आज की हमारी कार्रवाई खत्म होती है। हम पॉलिटिकल चेंजेस मांगे बरोज सोमवार सुबह 10 बजे। असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर सीनियर सियासतदान हैं। मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है, बेशतर अरकान ने सवाल अब तक पूछे थे, लेकिन इशफाक हैरानी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा कदम इस मामले पर पीछे खींच लिया है, थोड़ा सा खामोश रहे। लेकिन मामला, अच्छा, इनके MLAs भी ये बता रहे थे कि जनाब जल जीवन मिशन ऑल इज नॉट वेल। फिर याद रखिएगा एक सीनियर IAS अफसर ने भी सवाल उठाया जल जीवन मिशन पर, वो भी इस ध्यान में है सबके। और मुझे याद है कि वजीर आला एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वजीर आला बनने से पहले, तो उन्होंने उसका कोट किया था। शायद वो अक्कासी कहीं ना कहीं राथर साहब के दिमाग में भी थी, और जिस तरीके से मेंबरों ने कहा अक्रॉस द ट्रेजरी बेंच और पोस्टर की जनाब तहकीकात होनी चाहिए, तो अच्छा है। लेटेस्ट एक बार ये फिट हो जाए, हाउस कमेटी बैठे, अनाउंस हो जाए। अब देखना होगा कि हाउस कमेटी का कंपोजिशन किस तरीके का होगा, बीजेपी से कौन लोग इसमें होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से किसको रखा जाएगा, कांग्रेस से कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अक्रॉस द हाउस ये इको था कि जनाब सही तरीके से काम नहीं हुआ। फाइनली JJM के लिए अब तहकीकात होगी। लेट अस सी कि अब इस से क्या कुछ बाहर आएगा इस तहकीकात से। लेकिन जरा बात पहलगाम की भी करते हैं, और पहलगाम सयाहती मकाम है, और सयाहती मकाम पर हुकूमत की तरफ से कई इदारे बनाए गए हैं, लेकिन अब उन्हें निजकारी के तहत यानी प्राइवेटाइजेशन के तहत प्राइवेटाइज किया जाएगा, फिलहाल दे दिया जाएगा लोगों को चलाने के लिए, और यह विंडो बाज़ाब्ता तौर पर खोल दिया गया है। पहलगाम क्लब और हटमेंट्स जितनी भी पहलगाम के अंदर है उन्हें आउटसोर्स करने का फैसला ले लिया गया है। PPP मोड यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत ये किया जाएगा, और हुकूमत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि पहलगाम के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो सकता है तब तक जब तक बाज़ाब्ता तौर पर परमिशंस ग्रांट नहीं की जाएंगी। और ये साफ कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर शोहरे आफाक पहलगाम के अंदर बनाया गया है साउथ कश्मीर के अंदर, उसकी देखभाल के लिए, उसको चलाने के लिए इसको आउटसोर्स किया गया है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड पर इसको दिया जाएगा। MLA अल्ताफ अहमद वानी जो इसी हल के इंतखाब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा था, जिसके जवाब में वजीर मासूफ की तरफ से जवाब दिया गया कि टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के यूनिट्स पहलगाम क्लब और कन्वेंशन सेंटर्स हैं और हटमेंट्स वहाँ पर कुछ है, इन सब को आउटसोर्स्ड किया गया है PPP मोड के तहत, क्योंकि सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, वो बनी थी 1/6/2023 को जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हुक्मनामे के तहत, उसी के तहत ये फैसला किया गया। ताहम कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ग्रांट किया जाएगा या ऑब्टेन किया जाएगा बिल्डिंग परमिशन उन लोगों को जो PMAY बेनिफिशरीज या लोकल्स वहाँ पर है पहलगाम जुरिस्डिक्शन के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गरीब है उसको PMAY का मकान बनाना है, उसको भी परमिशन लाना है। और ये साफ कर दिया हुकूमत ने कि कोई भी पॉलिसी हमारे पास नहीं है कि गरीब को एग्जेम्प्ट किया जाए और अमीर के लिए कानून रखा जाए। कानून जी सबके लिए, वो गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है। और ये कल वजाहतन बयान जो है वो सामने आया। अब देखना होगा ये जो PMAY बेनिफिशरीज है, लोकल रेजिडेंट्स वहाँ पर है, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अहाते के अंदर आते हैं, वो किस तरीके से अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने साफ कर दिया कि किसी को भी यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन साथ साथ एक और मामला जिस पर बहस करने की बड़ी कोशिश हुई मगर कल भी इजाजत नहीं मिली, और बात आर्टिकल 370
बात उन लोगों की जो मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद है, कैदी हैं। अलग अलग जेलों से उनको वापस जम्मू कश्मीर लाने का मुतालबा मुसलसल किया जा रहा था। कई अराकीन ने ये सवालात भी उठाए थे और दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने करारदाद लाने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जे और बाकी सारी चीज़ों पर की, जिस पर हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ आमने सामने रहे। लेकिन जो करारदाद लाने की कोशिश की गई कि बहस होनी चाहिए रिजर्वेशन के मामले पर, रेजोल्यूशन 370 पर जो लाया गया उस पर बहस होनी चाहिए और वो लोग जो मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद हैं उन तमाम लोगों को भी इस ताल्लुक से भी करारदाद के जरिए बहस ऐवान के अंदर हो। लेकिन जो गुज़श्ता दिनों हुआ था, एक बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा था जिस पर स्पीकर ने कहा था कि 1 साल के अरसे के दौरान दूसरी मरतबा इस मामले को हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो कल भी और गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान दोबारा जब बहस की बात कही गई, इस बात को नकारा गया और इजाज़त नहीं दी गई ऐवान के अंदर कि इन तीनों मामलात पर मौजूदा वक्त में बात हो। अगरचे तीनों ऐवान के अंदर बड़े ज़ोरों शोरों से गूंजे, मुतअद्दिद अराकीन ने इस पर बात की, खास तौर से हिज़्ब इख्तिदार की तरफ से कि 370 वाले मामले पर, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बीच में उनके अराकीन की जानिब से शोर शराबा किया गया। लेकिन इन सारे रेजोल्यूशंस पर आइंदा दिनों में आप देखेंगे, परसों 25 तारीख से फिर अप्रैल की 9 तारीख तक, जब तक ये हाउस चलना है, बीच में कुछ एक दो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मैटर था जिस पर स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी थी कि जनाब 370 वाले मामले पर एक बार हो गया, दूसरी बार नहीं हो सके। लेकिन जो डेटिनीज हैं और रिजर्वेशन का मामला है, इसको डिसअलाउ कर दिया गया। एक मामला असेंबली के दायरे इख्तियार में ही नहीं है, वो है कैदियों का मामला और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मामला। उस पर कहा गया कि जनाब असेंबली का दायरे इख्तियार ही नहीं है, होम डिपार्टमेंट हमारे पास है नहीं, इसलिए कोई बात ही नहीं होगी। फिर जहां तक रिजर्वेशन का मामला है, उस पर हुकूमत के पहले ही वजाहत कर दी कि हाई पावर कमेटी बना दी गई है, दे आर लुकिंग इनटू इट, इसलिए इसको भी डिसअलाउ कर दिया। 25 तारीख को कुरानंदाजी होगी। कुल मिलाकर कितने करारदाद, अब जो बच्ची करारदादें हैं उसको कहाँ पर उठाना है। 7 करारदादें टेकअप करनी है 7 अप्रैल को और 9 अप्रैल को, इसलिए कुरानंदाजी जो है वो 25 को होनी है। 25 को असेंबली सेक्रेटरी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। ये बड़ा दिलचस्प था क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब का रेजोल्यूशन था 370 और 35A पर, उस पर पहले ही डिसअलाउ कर दिया गया। होम वाले मामले पर कहा गया कि यूटी असेंबली का ये ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट सेक्शन 32 के तहत ये साफ कर दिया गया। फिर ये भी साफ कर दिया गया कि कुछ मामले जी हाई कोर्ट के ज़ेर निगरां हैं, इसलिए प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत वो भी नहीं आ सकते हैं। और इस तरीके से फाइनल ये कर दिया गया कि कुरानंदाजी कल होगी और कल ही फैसला लिया जाएगा कि अब हमने कहाँ पर क्या कुछ करना है, कितनी करारदादें उठेंगी, कौन कौन सी करारदाद उठेगी, वो कुरानंदाजी के ज़रिए से होगा। उसमें अब वो शराब वाला मामला भी होगा, वो बिल भी इसमें है, इसमें वो मंशियात वाली बिल भी है, इसमें और भी 2-3 बिलें हैं। तो देखना होगा कि कल जब कुरानंदाजी मुकम्मल हो जाएगी तो क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन बढ़ते हैं जी आगे, बात आपको बताते हैं कि अब आप गंडोला की सवारी कर सकते हैं। और ये गंडोला की सवारी सिर्फ आप गुलमर्ग के अंदर करते थे अब तक, लेकिन अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गुलमर्ग गंडोला लगेंगे। और स्पेशली राहत की बड़ी खबर ये है, और हमारी उस खबर की तस्दीक भी हुई है जो हमने चंद हफ्ते पहले की थी, कि वो यात्री जो माता वैष्णो देवी के लिए भी आ रहे हैं वहां पर, और जो साथ साथ अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि वहां पर भी रोप वे का मामला उठ चुका है और 3 टेंडर्स तलब किए गए हैं, डीपीआरस को बना दिया गया है। 3 रोप वे प्रोजेक्ट्स को बैक वक्त हाथ में लिया जाएगा और ये मामला जो है ये NHLML को दे दिया गया है ताकि ये बिल्डिंग और दीगर मामला जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़े। कुल मिलाकर 52 रोप वेज जम्मू कश्मीर के अंदर बनने वाले हैं। 3 रोप वे प्रोजेक्ट्स जिनका बिड शुरू कर दिया गया है, NITs थ्रू कर दी गई है 1 जनवरी सन 2025 को, और प्रिपेयर किया गया DPRG 11.6 किलोमीटर बालतल श्री अमरनाथ श्राइन अनंतनाग के रास्ते से, और 8.8 किलोमीटर बदरवा डोडा में अंदर, 1.6 किलोमीटर सोनमर्ग हाजीवास ग्लेशियर पर जाने के लिए। ये 3 वो प्रोजेक्ट्स हैं डोडा के अंदर, सोनमर्ग के अंदर और अमरनाथ यात्रा के लिए अनंतनाग साइड से यहाँ पर रोपवेज बनेंगे, टेंडर्स थ्रू कर दिए गए हैं। चूँकि सयाहत का कलमदान वज़ीर आला के पास है, इसलिए उन्होंने जवाब देना पड़ा इसका। तो ये भी साफ कर दिया गया कि रोपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आगे बढ़ेंगे जी। दूध पथरी में भी बनेंगी, परिहास दूध पथरी तो परिहास तक ये जाएंगी, डिस्खल तक ऊपर जाएगी, सुताहरन से तोसमदान भी जाएगा बडगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर नाशरी टनल से सनानसर रामबन ज़िले के अंदर भी एक बनाने की बात हो रही है। आगे ये भी कहा गया कि
जो दीगर मकामात हैं वहाँ पर भी इसी तरीके का ऑलरेडी एक रिव्यू किया गया है और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो फैसला 15 मार्च सन 2022 को लिया था और 6 सितंबर सन 2023 को लिया था, उसमें यह फैसला लिया गया था कि पर्वतमाला इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसके तहत 52 रोपवे प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये रोपवे प्रोजेक्ट्स जो हैं इस ज़िमन में MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो कुछ मामलों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साइन कर दिए गए हैं। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहेगी इस परिवर्तन इस स्कीम के हवाले से, जिस स्कीम का मुतारफ वज़ीर आला की तरफ से आज ऐवान के अंदर भी किया गया। तो कुल मिलाकर 52 रोपवेज बनेंगी, लेकिन 3 ऐसे रोपवेज हैं जिनको लेकर टेंडर प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया है। खबरों पर थोड़ी देर ब्रेक लगाते हैं, कॉलर्स की तरफ चलेंगे। आप लोगों की बात भी सुननी है इस प्रोग्राम में, आप कॉल करना शुरू करें। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आखिरी 10 मिनट हैं, आपकी कॉल कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लें, और जब भी कॉल करें टीवी की आवाज़ फिर से आज रिक्वेस्ट है कि बंद कर लें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मैं HMT से हूँ, आशिक हुसैन जी आशिक आशिक साहब, मेरा ये है, असेंबली में रोज होता है कि MLA की सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो इस बारे में मेरा ज़िम्नी एक सवाल ये है कि अगर मुल्क के इतनी यूटीज हैं, इतने स्टेट्स हैं, उनका पहले देखा जाए, क्योंकि हमारी यूटी जो है सबसे पुअर इकोनॉमिकली है, इसका इनकम सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो अगर बाकी स्टेटों में इतना ज्यादा सैलरी है नहीं जितना ये मांग रहे हैं, तो फिर इनका क्या हक बनता है इतनी सैलरी मांगने का, जहां डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स रोडों पे धरना दे रहे हैं कि उनकी सैलरी 5,000 या 4,000 या 2,000 है। तो उस जमीन में इनका क्या हक बनता है कि ये बोलते हैं कि हमारी सैलरी जी इतना बढ़ाओ। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सैलरी वाले मामले पर वज़ीर आला ने भी कहा कि जनाब बहुत सारे सवाल उठते हैं और इस तरीके का नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कहा गया कि एक कमेटी पहले बनेगी जो एसेस करेगी, उसके बाद एक डिटेल सबमिशन आएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा। लेकिन बात सही है, जब हम मैक्सिमम या मिनिमम वेज एक्ट को लगाने में नाकाम हो रहे हैं, कम से कम उजरत देने में नाकाम हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ से हम 2-2, 3-3 चीज़ें बढ़ा रहे हैं एक साथ, ये भी कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं है। इंसाफ तो ये था कि जिनकी उजरतें बहुत कम है उनकी भी बढ़ाती जाती है, और शायद जो आज धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज हो रहा है ऐसी चीज़ें नहीं होती। आपकी आवाज़ बिल्कुल सही है, और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आला भी इस पूरे मामले पर काफ़ी संजीदा है और वो इस तमाम चीज़ को एक्सेस भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन हल क्या निकालेंगे, एक बड़ा सवाल ये भी है। एक और कॉलर। हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इशफाक भाई, मैं इम्तियाज फारूक से अर्ज कर रहा हूँ। जी इम्तियाज साहब। इशफाक साहब, आपने खुद देखा होगा एक पिछले एक हफ्ते से एक ऑर्डर बड़ा ही सोशल मीडिया पे वायरल है, और आपकी भी कुछ वेबसाइट पे देखा मैंने वो उस ऑर्डर के बारे में जो एसएमसी ने निकाला है, जो इंचार्ज है ये मैरिज हॉल्स को लेकर। मैरिज हॉल जी, उनकी रेट देखिए कि मैरिज हॉल जो उनके है वो इस्तेमाल कौन करते हैं। पहले ये बहुत बड़ा मुद्दा है, वो इस्तेमाल कौन करते हैं। वो करते हैं वो लोग जिनके पास इतने वसाइल नहीं है, वो उनके पास इतने बड़े बड़े मकान नहीं है, या बड़े बड़े जो प्राइवेट मैरिज हॉल है उनमें वो अपनी शादी करे। इनके डिपार्टमेंट है इसलिए है जो चाहे गरीब तबके के लोग हैं वो उसमें शादी ब्याह करे अपनी। लेकिन अब मुझे अफसोस ये है, चलो ठीक है मैं मानता हूँ महंगाई है, पर 10,000 से 25,000 ये आप देखिए कितनी हाई की है। अगर चलो ठीक है 2-4 हजार चढ़ा रहे तो अच्छी बात है, पर 10,000 से जो उनका हाई ए क्लास है 10,000 से 25,000, और जो उनका बी क्लास है उसको कर दिया है 7,000 से 20,000, और जो उनका सी क्लास है उसको 5,000 से 15,000 कर दिया। आप खुद देखिए हालात क्या है इनके, और इनने कम से कम ये सोच के दीजिए, कम से कम गरीब लोग है भाई। मैं गुजारिश करता हूँ आपके थ्रू जितने भी इस डिपार्टमेंट के लोग हैं कम से कम इस पर थोड़ा सा और गौर करें, ताकि जो बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ये मैटर पिछले 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों के अंदर है। ABC कैटेगरीज हैं, रेट्स बढ़ा दी गई हैं। कम से कम B और C में अगर रेट ना बढ़ती A में बढ़ जाती, क्योंकि A वाले बहुत लोग हैं जो हाई क्लास वाले ही यूज़ करते हैं। B और C में थोड़ा बहुत रियायत करनी पड़ेगी हुकूमत को, और मुझे उम्मीद है कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो वज़ीर हैं और वज़ीर आला साहब खुद
हैं उसके, तो वो ज़रा इसकी ओर तवज्जो दें और देखें कि ये मैटर किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अब अक्रॉस द पार्टी लाइन्स हर एक इस पर बात हो रही है कि जनाब ये बहुत ज़्यादती है। लेट अस होप सो के मंडे को इस पर कोई ना कोई डिसीजन स्टेट की तरफ से आए जी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर आज 3 दिन हो गए हमें पानी हुए हुए। जो इन्होंने पीएचई डिपार्टमेंट ने जो ये हड़ताल की है, ये कब तक चलेगी? आपकी बात बिल्कुल सही है। 3 दिन से जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी नहीं है और फिर जो टैंकर वाले लोग भैया हैं हमारे, वो भी काफ़ी मौजू में हैं इन दिनों। कल भी मैं जब बात कर रहा था, क्योंकि समझ लीजिए हम भी इसी के शिकार है, पानी है नहीं, तो पता लगा जनाब मंडे तक भी कोई डिसीजन नहीं है और गवर्नमेंट के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो पंप्स ऑन करे, पानी लोगों तक पहुंचाए। और शायद हमारे वुज़रा और कोठियों में बैठे और गेस्ट हाउस में बैठे लोगों के पास पानी है, इसलिए उन्हें इस चीज़ का शायद इल्म नहीं है कि अवाम जो है उनको 3 दिन से पानी शहर के अंदर नहीं मिला है। गाँव देहात की बात तो और है, शहर के अंदर पानी नहीं मिल रहा और ये इंतहाई संगीन मामला बन रहा है। और लेटेस्ट होप्स हो कि चीफ इंजीनियर जम्मू, चीफ इंजीनियर कश्मीर जो है वो स्पेशली ज़रा कुछ हल निकाले, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उन्हें फिलहाल डिप्यूट करे, क्योंकि अगर डिलीवरी से काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है मैडम कि मंडे तक ये मामला कहीं भी एड्रेस होना है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो, कौन साहब, कहाँ से, नाम बताइएगा? मैं डलगेट आबी बिछवाड़ा से बोल रहा हूँ। इससे पहले भी 10-15 दिन पहले मैंने कॉल की थी आपको जी, कि मैंने इस रिगार्डिंग कॉल की थी कि जब हमारा ये एरिया है, इसको एक्चुअल में खनराशि महला बोलते हैं। आज मैं पूरा बता दूं आपको, खनराशि महला बोलते हैं। ये डलगेट घाट नंबर 1 के अपोजिट का महला है। तो यहाँ पे ये पहले शमीमा फिरदौस हबा कदल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो वो शमीमा फिरदौस यहाँ आती थी, देखभाल करती थी क्या है क्या नहीं है। मगर जब से सागर साहब यहाँ एमएलए आ गए, हमने उसको वोट डाले, तब से वो यहाँ पे नहीं आए हैं। और यहाँ ये टूरिस्ट एरिया है, लाइटें नहीं है, टाइल खस्ता हाल हो गई है, कोई भी पूछने नहीं आता है। प्लीज आप कुछ रिक्वेस्ट कर दो उनसे कि भाई एक बार तो जाओ, वो अपना इलाका है, आपको उनको ये पता है कि ये हमारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलाका है, ये हमेशा वोट देगा। मगर ऐसे वो खाम ख्याली में मत रहेंगे। आप उनको बता दीजिए प्लीज कि देखिए अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम मुश्किल से मुश्किल फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, आपकी आवाज़ ज़रूर वहाँ तक पहुँचेगी। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद शफी खानियार से। जी शफी साहब, वनियो आज मे अर्ज काफी म्यूनसिपलिटी रात द्राव ऐलान 50 मैरिज हालन 50,000 20,000 रात द्राव आनंद बिल्कुल बिल्कुल मैरिज हालस मुतलिक मे गुजारिश कि तेल क्या बनावन। अगर गरीबस कह राहत मिल कहें, हुकूमतन बन खानियारस मज वो तुम तकरीबन 22 मैरिज हाल बने, तेल क्या बने तम, या लाल बाजारस में बने 5, बे जाए बने 4-5, तेल क्या बने। लुकन हंद खतर गरीब कैटगरी लुक तम घर में जाये तुम वो शहर श्रीनगर मज अकिस गरस में 10 घर बसान, तिमन बच्ची खानदर या लड़कस खानदर घर हेकन कर तिम ग मैरिज हाल। मगर यम तिम मुश्किलात पैदा गई रेट बढ़ावान, यूथ अंजर नगरी क्या यूथ आव बढ़ा अकी विज तकरीबन 60% आव मैरिज हालस बढ़ा। यह तरीका। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, बहुत शुक्रिया, आपकी बात पहुंच गई है। 10,000 से 25,000 जब बढ़ाया गया है तो नाराजगी और अवामी हलकों में शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल। इस प्रोग्राम में 2-3 कॉल्स भी आई, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हमें उम्मीद है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ इस पर नज़रसानी करेंगी, मामलात क्या हैं, दोबारा अवाम के जज्बात, लोगों की मुश्किलात और मसाइल को समझने की कोशिश होगी। प्रोग्राम के आखिर में कॉल्स का सिलसिला रोकने के बाद वेदर अपडेट ज़रा बताते चले। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रात का दर्जा हरारत कहीं 1-2 जगहों को छोड़कर बाकी नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ एक मकामात पर आज भी माइनस टेम्परेचर था। श्रीनगर के अंदर रात का कम से कम दर्जा 3.8 डिग्री सेल्सियस, बडगाम 1.7, शोपियां के अंदर 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुपवारा कम से कम रात का दर्जा 1.4 डिग्री, बारामूला 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू के अंदर 14.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, सांबा 8.9 डिग्री, उधमपुर 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, किश्तवाड़ के अंदर 9.4 डिग्री और पुंछ के अंदर
4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रात का कम से कम दर्जा हरारत, और ये था जनाब दर्जा हरारत रात का किस तरीके से गुजर चुका है, और ये ताज़ा तरीन डिटेल्स हम आपके सामने रखते थे। इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान को आप देंगे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेगी। प्रोग्राम रहेगा सलाम जेके। आप इतवार को ज़रूर बनाइएगा, लेकिन गुलिस्तान न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह नासिर।